पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं आदि हैं, जिनके महक से हम मदहोश हो जाते हैं और उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्प क्रमों तथा पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना पर विविधता एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकारिकी संरचना तथा पुष्पी पादपों अपडेट विधियों में लैंगिक प्रजनन के प्रक्रम को समझें। पुष्पी पादपों का एक आकर्षक पुष्प अपडेट विधियों का एक आकर्षक अंग है। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव एक निकट संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएं जिनका आभूषणात्मक, श्रृंगारिक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बगीचों में उगाया जाता हो। आप उन 5 पुष्पों का भी पता लगाएं जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्प की खेती, फ्लोरिकल्चर या पुष्पी कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य है? एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकी एवं भ्रूणकीय भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। आपको एक प्रारूपी पुष्प की विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयाँ होती हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं, संरचनाएं एवं घटनाएं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है जिसके फलस्वरूप पुष्पी आद्य फ्लोरल प्राइमोर्डियल के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्प कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुंमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुंमंग से भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर नर जननांग का तथा जायांग स्त्री के मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पुंकेसर लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु फिलामेंट कहलाता है तथा अग्रिम सिरा सामान्यतः द्विपालित संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों प्रत्येक भिन्न प्रजाति से एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो कि प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से यह पुंकेसर का सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्रण के माध्यम से विभिन्न पुष्पों के परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। एक प्रारूपिक अपडेट विधि परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं अर्थात द्विकोष्ठी होते हैं। प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवारक या कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए परागकोश के
एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजनों को समझें। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति। परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक एवं सुव्यक्त होती है। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पराग पट्टी या पोलन सैक बन जाती है। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे होते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपीय लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति पलटों से आवृत तथा होती है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम अंतःस्थीयम मध्य परत तथा टेपिटम बाहर की ओर 3 परतें संरक्षण का कार्य करती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती हैं। इनकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस पादप से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती है? जब एक पुष्प अपरिपक्व होता है तब से घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणुजनन। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, लघु बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्रगुणिका क्या होती है? हैप्लॉइड होती हैं। बीजाणु चतुष्टय हैप्लॉइड होती हैं। जैसा कि लघु बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है, प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा लघु बीजाणुधानी के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय कहते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हेबिस्कस या गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों पर पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्य हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रंग, रूप एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलीय होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्य चोल, जो बाहरी भित्ति होती है वह उसे बाह्य चोल कहते हैं, जो कि कठोर होती है, जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो कि सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं
क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है कि जो कि स्पोरोपोलिनिन को न्यूनीकृत या नष्ट कर सके। परागकण के बाह्य चोल को में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति होती है। इस बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों एक आकर्षक सरणी या स्तंभों की पंक्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं। चित्र 1.4 क्या आपका क्या विचार है? बाह्य चोल सख्त कठोर होना चाहिए? हाँ, बाह्य चोल सख्त एवं कठोर होना चाहिए क्योंकि इससे परागण के समय बायोटिक और अबायोटिक कारक नष्ट नहीं कर पाते परागकण को। जनन छिद्र का क्या कार्य है? जनन छिद्र से ही पोलन ट्यूब निकलती हैं। चित्र 1.4 परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली एवं सतत परत होती है जो कि सेल्यूलोज एवं पेक्टिन से बनी होती है। परागकण का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। यह टर्कू आकृति घने जीव द्रव्य तथा एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृत्तियों में जीवाणुओं में परागकण इस दो कोशिकीय चरणों में झड़ते हैं या संलगित होते हैं। शेष प्रजातियां मतलब 40% जनन कोशिका समष्टि विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणीय मतलब 2 युग्मकों को बनाते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं जो कि कभी-कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास पार्थेनियम या इसी को कांग्रेस घास भी कहते हैं की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है जो परागकण एलर्जी कारक है। परागकण पोषकों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां टैबलेट्स लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पादन गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता होने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहाँ यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहनी चाहिए? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवनक्षम रहता है? बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत ही जल्दी लगभग 30 मिनट में खो देते हैं, जबकि गुलाबवत मतलब रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता कुछ महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य या शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव्य नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस
में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का उपयोग बीज भंडार बैंक की भांति पराग भंडारों बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। फसल का प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। इस विधि को क्रॉप प्रिजर्वेशन कहते हैं। यह आउट ऑफ NCERT है। क्रॉप प्रिजर्वेशन कहा जाता है। स्ट्रिकेशन गुरु बीजाणु धानी बीजांड तथा भ्रूणकोश। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्रीकेसर एकांडपी या बहुस्त्रीकेसर बहुअंडपी हो सकते हैं। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्रीकेसर आपस में संलगित होकर युक्तांडपी हो सकते हैं या फिर वे आपस में स्वतंत्र वियुक्तांडपी हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्रीकेसर में 3 भाग होते हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों के लिए तरल मंच या प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला इकहरा भाग है जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। स्त्रीकेसर के आधार पर उभरा हुआ फूला भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा या ओवेरियन कैविटी होती है। ओवेरियन कैविटी या गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा या नाड़ स्थित होती है। आप कक्षा 11 में पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक गेहूं, धान, आम से लेकर अनेक पपीता, तरबूज तथा ऑर्किड तक हो सकती है। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। आइए एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड की संरचना से परिचित हों। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृत्त डंठल, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड वृत्त यानी फ्यूनिकल जो अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया बीजांड वृत्त के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संलगित होती है। अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृत्त के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह आवरण बीजांड की चारों ओर से घेरे होता है, केवल बीजांड उद्वान नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर। अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक अपोजिट या विपरीत निभाग या चेलेजा होता है, जो बीजांड के आधारीय भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरणीय से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं, यानी न्यूक्लियस। बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता में आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता में आरक्षित आहार सामग्री होती है, रिजर्व फूड मटेरियल होती है। बीजांड काय भ्रूण कोश या मादा यौगिकोद्भिद बीजांड काय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूण होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु
की संरचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांडद्वारी भाग में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव्य से समाहित एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने से क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है या उत्पादन होता है। स्त्री या मादा युग्मकोद्भिद। अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में एक कार्यशील होता है, जबकि 3 अपविकसित या अपभ्रष्ट हो जाते या नष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। बीजांड काय की कोशिकाओं बीजांड मात्र कोशिका कार्यशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्रगुणिता क्या होगी? बीजांड काय की कोशिकाओं की सूत्रगुणिता तुम्हारी हो जाएगी 2n लघु गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की 2n और क्रियाशील गुरु बीजाणु की n तथा मादा युग्मकोद्भिद की n। सॉरी, यहाँ पर गुरु बीजाणु की भी 2n होगी। आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकी न्यूक्लियाई बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। 2 न्यूक्लिएटेड केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्रीय कोशिकीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय न्यूक्लिएटेड और तत्पश्चात 8 केंद्रकीय न्यूक्लिएटेड भ्रूणकोश की संरचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक न्यूक्लियर है, जो केंद्रकीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता। 8 न्यूक्लिएटेड चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, यानी कोशिका भित्ति बननी प्रारंभ होती है, जो विशिष्ट प्रारूपी मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप ले लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रक कोशिका में स्थित होते हैं। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका
हिट होती है। बीजांड द्वारी छोड़ जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं पर एक विशेष सहायक कोशिका स्थूलन होने लगता है कोशिकीय स्थूलन होने लगता है जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने की भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय या चेलेजल छोर पर होती हैं जिन्हें प्रतिव्यासांत एंटीपोडल कहते हैं। में बृहद केंद्रीय कोशिका, जैसा कि पहले बताया गया है कि 8 में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं। इस प्रकार एक प्रारूपी अपृष्ठबीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर अर्थात 8 न्यूक्लिएटेड और 7 कोशिकीय होता है।